नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है भारत संविधान की अनुसूचियों के विषय पे। देखिए, अगर आपके पास कोई भी बुक है, चाहे वो लुसेंट हो, क्राउन हो या कोई भी अदर बुक अगर पॉलिटी की है, तो आप उसमें अनुसूची निकाल लें और उसके बाद ये वीडियो जो है ठीक आपके बुक, आपके नोट्स और ये वीडियो तीनों एक साथ लेकर के आप देखें तो मुझे लगता है कि आप ये कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझाई जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत संविधान की अनुसूची के विषय पे। तो अनुसूचियां क्या है, मैंने थोड़ी सी, अगर मैं लिंक दे दूंगा, जो है आप जाकर देखिएगा कि हमने थोड़ी सी बात की थी जब मैं भाग और अनुच्छेद पढ़ा रहा था। उस समय मैंने जो है वो बातें की थी। ठीक है, तो देखिए भाग में जो दिया हुआ है, जो अनुच्छेद में जो दिया हुआ है, और उसी का जो डिटेल जो होता है वो अनुसूची होती है। यानी कि जो भी हमारे संविधान में दिया हुआ है वो जो है उसका डिटेल में, यानी कि उसकी जो परिभाषा होती है वो हमारे अनुसूचियां में दी होती है। जैसे कि कोई अगर भारत के बाहर रह रहा हो तो उसे कैसे पता चलेगा हमारे भारत के बारे में। तो हमारे भारत के बारे में अगर वो हमारी अनुसूची को पढ़ ले तो हमें हमारे भारत के बारे में उसे पता चल जाएगा। अच्छा, भारत के बारे में पता चल जाएगा, पूरी बाहरी जितनी भी है चीजें वो सभी परिभाषित की गई है हमारे अनुसूची में। तो यही वजह है कि अनुसूची की जो है जरूरत पड़ी, और कोई भी जो है इसे पढ़ के हमारे भारत के बारे में जान सकता है कि भारत क्या है और भारत के कितने राज्य हैं, उसकी सीमा क्या है। ठीक है, हर चीज के बारे में डिटेल से दी गई है। समझ में आ गया कि अनुसूची क्या है। अब हम बात करते हैं कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारे भारत में जो है 8 अनुसूची थी। फिर इसमें एक जोड़ा गया, फिर एक जोड़ा गया, उसके बाद 2 अनुसूची एक साथ जोड़ी गई। यानी कि अभी की बात करें तो अभी हमारे भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल 12 अनुसूची। ठीक है, अब तो ये समय के साथ बदलाव जरूरी है। ये जो बाद में कि 8 अनुसूची थी तो बाद में क्या जरूरत पड़ी इसे चेंज करने की या इसे जोड़ने की। तो देखिए, समय के साथ बदलाव बहुत ही जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि आपके घर में या सजावट में भी, आपके घर में अगर कोई सजावट हुई है, समय के साथ वो सजावट जो है चेंज हो जाती है कि नहीं, अब जो है ये समय नहीं रहा, अब इसकी डिजाइन जो है ऐसे करें। या आपने मकान में भी देखा होगा। तो ऐसी कई चीजें आसपास आपने देखी होगी कि पहले सड़क नहीं थी गली में, अब सड़क हो गई है। उस समय के साथ जो है बदलाव होता जा रहा है हमारे आसपास। तो जब आसपास बदलाव होगा तो हमारे अनुसूची में या हमारे संविधान में भी कुछ ना कुछ बदलाव होंगे समय को देखते हुए। तो वही बदलाव जो है किए गए हैं हमारे अनुसूची में। ठीक है, हम बात करेंगे कि कब ये बदलाव किए गए, कौन सा संविधान संशोधन उसमें काम करता है, और ये बदलाव जो है, ये बदलाव के क्या कारण थे, ये सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे। जैसे जैसे आप पहले 8 पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब आएंगे तो बदलाव ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहली अनुसूची की बात कर लें। तो पहली अनुसूची हमारा बता रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उसी के विषय में हमारी बात की गई है। तो क्या इसमें बताया गया होगा, देखिए इसमें यह बताया गया है कि हमारे राज्य कितने हैं, हमारे राज्य की क्या परिभाषा है, उसकी सीमा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, उसकी सीमा क्या है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे भारत में है। तो ये सभी चीजों के बारे में बताया गया है अनुसूची 1 में। जैसे कि हमारे कुल भारत में कितने राज्य हैं, तो 28। कहाँ आपको पता चलेगा, कहीं लिखा तो होगा ना कि 28 राज्य हैं, कि मैप देख लिया आपने कि हाँ 28, वो भी मैप इसी में आएगा अनुसूची में ही। तो आपको पता कैसे चलेगा कि 28 राज्य हैं कि 27 है कि 29 है कि 50 राज्य हैं। तो ये बात बताई ही गई है अनुसूची 1 में कि हमारे भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यही परिभाषा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या होता है और वो हमारे भारत में कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, वो हमारे भारत में कितने हैं, इसकी सीमा क्या है। ये नहीं कि मेरा मन हुआ तो मैंने नक्शा बनाया, जैसे मान लीजिए कि यही भारत का नक्शा बनाया मैंने,
अब देखिए मैंने कैसे बना दिया, या ऐसे मैंने भारत का नक्शा बना दिया। क्या ऐसे है भारत का नक्शा? अपने मन से जहां मन तहां बना देंगे, बिहार को यहां ना दर्शा के यहां दर्शा देंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबके बारे में यहाँ बताई गई है कि बिहार कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, सभी चीज के बारे में डिटेल अगर जानना है तो क्या है, अनुसूची 1 में। अब समझ में आई बात? ठीक है। भाग और अनुच्छेद में बताया गया है इस जो राज्य है उसमें लोगों को या सरकार को क्या क्या चीजें उसमें प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन राज्य के विषय पे यही बात करता है अनुसूची। अब आइए दूसरी अनुसूची क्या बोल रहा है, वेतन के विषय पे। अब देखिए कंपनी के बारे में अगर पता चल गया कि कंपनी यहाँ है, जैसे 28 राज्य है तो 28 राज्य को 28 कंपनी मान लीजिए आप, ठीक है। जब कंपनी के विषय में आपको पता चल जाता है कि ये कंपनी यहाँ स्थित है, इतने क्षेत्र में स्थित है, उसके बाद आप किस चीज के बारे में बात कीजिएगा, वेतन के बारे में, कि उस कंपनी, अच्छा ठीक है कंपनी तो अच्छी है, वेतन कितना दे रहा है, यानी कि पैसे कितने दे रहे हैं, सैलरी कितनी है। तो सैलरी की बात क्या है, 2 में। जब सैलरी आपको मिल जाएगा तो किसकी बात होगी, वे शपथ की। किसकी बात होगी, शपथ की। तो अब वेतन और शपथ जो है ये 2 चीजें हैं, तो ये किसके बारे में बताई गई हैं, जो संविधान में ये दोनों जो है संविधानिक जो पद है उस विषय पे ये दोनों चीजें कही गई हैं। जो संविधानिक पद है, जो संविधान में जिन पदों का जिक्र है, जैसे राष्ट्रपति का जिक्र है संविधान में, आप देखिएगा कि राज्यपाल का जिक्र है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के सभापति का जिक्र है, उपसभापति का जिक्र है, लोकसभा के अध्यक्ष का जिक्र है, उपाध्यक्ष का जिक्र है, न्यायाधीश का जिक्र है सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट का भी न्यायाधीश का जिक्र है, ठीक है। महालेखा परीक्षक, तो ये सभी क्या है, संविधान के पद का जिक्र है, संविधानिक पद है, ये संविधानिक पद है। तो इसी के विषय पे ना बात करेगा वेतन का। आपका मेरा पद का तो वहां बात हो नहीं रहा है कि भाई आप जो है यहाँ पे किसी कंपनी में मैनेजर हैं कि प्यून है कि मुंशी में है, ये सब चीजें तो संविधान में दी नहीं गई हैं कि ये पद है। संविधानिक जो पद है उसी के विषय पे, यानी कि उसी के वेतन और शपथ के बारे में बताया गया। समझ में आ गई बात? तो ये आपने समझ लिया कि वेतन भी हो गया, शपथ भी हो गया, यानी कि कंपनी के बारे में पता चल गया तो उसकी सैलरी पता चल गई। अब जो है मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, यानी कि शपथ ले लिया कि भाई हाँ ठीक है हम अच्छे से ये काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए चौथी बात क्या है, चौथी यानी कि 4 शब्द आता है तो राज्यसभा के विषय में बोला गया है। किसी के विषय पे, तो राज्यसभा के विषय पे। तो राज्यसभा, ऐसे भी 4 शब्द हैं। तो राज्यसभा में क्या कि किस राज्य को, यहाँ पे हुआ ना किस राज्य और यहाँ केंद्र शासित, 2 चीजें हैं। देखिए सब चीज इसी में से, किस राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को, यूनियन टेरिटरीज को कितने सीटें जो है राज्यसभा में आवंटित की जाती है। राज्यसभा का जो डिफिनेशन है प्लस उसमें कितनी सीटें किन किन राज्यों को मिलनी चाहिए। जैसे हमारे बिहार को कितनी सीटें मिली है राज्यसभा में, 16। यूपी को कितना मिला है, 31, ठीक है। एमपी को कितना मिला है, 11। दिल्ली को कितना मिला है, 3, और पुडुचेरी को 1। तो ये सब सीटें का जो बंटवारा है कौन करेगा, राज्यसभा। समझ में आ गई बात कि कौन किस राज्य में किसको, ये नहीं कि नहीं हम 31 में नहीं हमको 50 सीट चाहिए, वो उसको जो है यूपी को आपने ज्यादा दे दिया, बिहार बोल रहा है कि नहीं हमको भी 31 ही चाहिए। तो ऐसे क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी। इस विषय इसलिए ये राज्यसभा में कितने ये जनसंख्या पे सीट जो है वो जो है मैटर करती है कि कितनी राज्य की कितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से सीटों का जो है वो बंटवारा होता है। समझ में आ गई बात।
कि केंद्र शासित प्रदेश को भी सीट मिला है, बिहार राज्य लोगों को भी सीट मिला है। समझ में आई? आप चाहे तो लिख सकते हैं, और या फिर अगर आपके सामने बुक है तो वो भी, अगर बुक नहीं है फिर भी आप लोग समझ सकते हैं। ये 4 चीजें आपको समझ में आई। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की परिभाषा, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, परिभाषा, उसकी स्थिति क्या है, उसकी सीमा क्या है, ठीक है, उसकी सीमा के विषय में। तो ये सभी चीजें बात की गई हैं एक में। सेकेंड में वेतन के विषय पे कि किसको किसको कितना वेतन मिलेगा। वेतन किसको मिलेगा? जो संवैधानिक पद पे है, जिसमें संविधान में बात की गई है जिन जिन पदों की। अब वही जिनको जिनको वेतन मिलेगा उनको जो शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। चौथा में राज्यसभा। राज्यसभा में कौन राज्य को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, क्या है राज्यसभा, क्या क्या होता है, ये सभी चीजें जो है चार में बताइए। समझ में आ गई बात? चलिए, कि हर चीज जो है आप अगर चाहे वो भारत का संविधान पढ़ें, ठीक है, उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको बताई नहीं गई है। हर चीज के बारे में, एक छोटी से छोटी चीज के बारे में लिखा गया है। आप सोचिए संविधान कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि कोई भी चीज छूटा नहीं है कि ये चीजें छूट गई या वो चीजें छूट गई। हाँ, समय के साथ बदलाव भी उसमें हुए हैं, लेकिन हर आदमी जो है, ये संविधान अगर आप पढ़ें तो हर आदमी के लिए हर चीजें की गई हैं। आप जैसे खैर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जो है बताता हूँ। अगर हिंदू के लिए अगर गीता है, मुसलमान के लिए बाइबल है, इसमें इन्हीं लोगों की बात की गई है। गीता में हिंदू लोगों की बात की गई है, मनुष्यता की बात की गई है, इंसानियत की बात की गई है। सेम बाइबल में भी उसी तरीके से बात की गई है, ठीक है। तो अगर और भी कुरान भी देखें, कुरान माफ कीजिएगा, यहाँ मुसलमान है, बाइबल जो है वो ईसाइयों का है। तो ये सभी जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो धर्म से रिलेटेड होती हैं, लेकिन एक ये तीनों का अगर बता दें, संविधान की जो पुस्तकें होती हैं ये सभी धर्मों के विषय पे तो है ही। हर एक पर्सन को, हर एक आदमी को, एक एक आदमी के बारे में उतनी ही छूट है जितनी कि आप हिंदू हैं तो छूट है, मुसलमान है तो छूट है, या ईसाई है तो छूट है। हर आदमी के लिए सेम बात बताई गई है, एकदम बिल्कुल उसमें जो है वो समानता की गई है। ये नहीं कि ये है तो अलग है, ये है तो अलग है। तो ये चीजें जो है वो काफी जो है वो गीता हो, सबके लिए, सब धर्म के लिए, सब पुस्तकें जो है वो मतलब कि प्रिय होती हैं। लेकिन अगर भारतीयों की बात करें, अगर पूरे हमारे भारत की बात करें, तो मुझे लगता है कि आपको संविधान की पुस्तकें जो है सबसे प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है हर चीजों के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब चौथा हमने पढ़ लिया था, पांचवा हम लोग देखते हैं। पांचवा क्या है? तो देखिए, कुछ तबके ऐसे भी हो जाते हैं ना जो कि हमारे समय के साथ नहीं चल पाते हैं, या कुछ प्रताड़ना उन्हें मिली होती है पिछले कई सालों से, तो उनको जो है हमारी बराबरी तक लाया गया है। यानी कि अगर मान लें कि कोई बीमार है आपके ही परिवार में, तो देखिएगा आपके दवाइयों पर खर्च या आपके खाना में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो कि उसे मिलती हैं, ताकि वो स्वस्थ हो जाए और वो स्वस्थ होकर हम लोगों की जो है बराबरी कर सके। यही वजह है कि एसटी और एसटी की बात, एससी और एसटी की बात, यानी कि अनुसूचित जाति, जो कि हमारे साथी होते हैं, अनुसूचित जनजाति, ये जंगलों में अभी जो है निवास करते हैं, ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में जो है वो निवास करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है इन्हें क्यों किया गया है? तो इन्हें जो है बराबरी में लाने के लिए इनमें अनुसूची में दी गई है कि भाई वो जो है अगर वो समय के साथ नहीं चल पाए या प्रताड़ना के कारण, तो वो जो है उनको बराबरी में लाने के लिए इनमें अनुसूची में भी बात की गई है कि जो है वो उनको उतना छूट दिया जाए। तो उसी के आरक्षण के विषय पे या उनके प्रशासनिक के विषय पे सभी बात जो है वो की गई है। कौन से अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में।
ठीक है, 5वीं अनुसूची में ये बातें की गई है। समझ में आ गई बात? ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय पे ये बातें की गई है कि उनको क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या उनका क्राइटेरिया होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं, अनुसूचित जाति के लिए क्या परिभाषा है, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या परिभाषा है, ये सभी चीजें के बारे में बताया गया है 5 में। 6 में क्या बताया गया है कि अब SC ST के बारे में जो बताया गया है, तो ST जो है सिर्फ SC तो हम लोगों के बीच में है। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में ST हैं, हमारे शहर में ST हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति आपको मिल जाएगी, लेकिन ST तो यहाँ नहीं है। तो ST क्या है, हमारे भी इलाके में है लेकिन बहुत कम। लेकिन 4 राज्य जहाँ पे हैं वहां पे वो कौन कौन है, इसको ऐसे याद कीजिएगा, AM PM होता है ना, तो AMTM याद कर लीजिए, ठीक है। AMPM होता है तो आप क्या याद कर लीजिए, AMPM। अब देखिए असम, ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, ठीक है, और एम से मिजोरम, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए अगर आपको याद हो, अगर आपका भारत का मैप, तो इस तरह से भारत का मैप है, ये 7 सिस्टर वाला। अब देखिए कि इसमें 7 सिस्टर की बात की गई है, ठीक है, जिसमें से 4 सिस्टर यही है। 3 सिस्टर कौन कौन बन जाता है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड और एक कौन बच जाता है, नागालैंड, मणिपुर। एक कौन बच जाता है, मणिपुर। ये 3 बच जाती हैं, 7 टोटल सिस्टर है, जिसमें से 4 यहाँ पे आ जाते हैं और 3 में ये ST वाला, यहाँ पे ST की बात की गई है या की जनजाति की, ठीक है। तो हमने देखा कि 4 एक साथ याद कीजिएगा, आपका देश यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सेकेंड में वेतन, थर्ड में शपथ, चौथा में राज्यसभा, ये दोनों एक साथ याद कीजिएगा। SC और ST की बात की गई है, मतलब उसकी परिभाषा की दी गई है कि ST क्या होता है और SC क्या होता है, और उसके बाद उसी में कि किन किन राज्यों में इसकी छूट है, ऐसे करके याद कीजिए, ठीक है। तो ये 4 राज्यों में छूट है, कौन कौन से 4 राज्य हैं, तो वो 7 सिस्टर वाला, ठीक है। AMTM याद कीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 2 एक साथ याद कीजिएगा ताकि जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अब देखिए 7वां नंबर पर बात करते हैं। ये 2 एक साथ याद कर लीजिए, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं या फिर आपके बुक में तो दिया ही होगा, ठीक है। कोई भी सा भी बुक अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है तो भी आप जो है नेट से आप देख सकते हैं। अब देखिए अनुसूची 7 में क्या की गई है, इसमें 3 सूची के, ये अनुसूची है, उसको हाफ कर दें तो क्या लिखा है, सूची। तो 3 सूची के बारे में बात की गई है। एक होता है संघ यानी कि हमारा देश, केंद्र, जिसको केंद्र भी बोल सकते हैं, केंद्र, ठीक है। उसके बाद राज्य आता है, केंद्र जो शासन करता है जिस पे, उसे केंद्र शासित करते हैं, और ये केंद्र मतलब ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। ये संघ हुआ यानी कि केंद्र हुआ, केंद्र के विषय पे राज्य और समवर्ती। ये देखिए इसमें 3 सूची के बारे में बात किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। आप देखिए कि ये क्या होती है। आपने देखा होगा कि अगर ये तीनों न रहे ना तो आपस में लोग लड़ने लगेंगे, अगर सीमा न रहे लोगों की। जैसे आपके घर में जो है आपको काम दिया गया कि आपको रोज सुबह में मोटर स्टार्ट करके टंकी भर देनी है, आपको ये काम है। किसी को काम है कि आपको जो है बर्तन जो है वो साफ करनी है, बर्तन धोने का काम मिला है, इसे टंकी भरने का काम मिला है, ठीक है। और उसके बाद
एक जो है वो दोनों काम मिला है कि दोनों मिलके खाना बना देना भाई। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, अपना काम है, ये इसके काम में दखलंदाजी नहीं करेगा, ये अपना काम करेगा, ये इसके काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है ये दोनों काम करेंगे। तो इस हिसाब से बांटा गया है कि राज्य जो है आपस में लड़ ना बैठे, सबके लिए अपना अपना काम है। राज्य और केंद्र शासित केंद्र जो है वह आपस में ना लड़ बैठे, इस वजह से सबको सब काम दिया गया है कि भाई तू ये काम कर लेना। अब देखिए, तो मैंने बात बता दी कि केंद्र का जो काम है वो केंद्र करेगा, राज्य का जो काम है वो राज्य करेगा। जो केंद्र और राज्य दोनों का काम है वो क्या करेगा, दोनों करेगा, समवर्ती करेगा। समवर्ती मतलब दोनों बराबर कॉमन कह लें, जो ऐसा काम जो कि दोनों कर सके उसे समवर्ती कहते हैं। समझ में आएगी बात। अब देखिए, अगर हम बात करें तो पहले ये 97 था, मैंने कहा ना कि समय के साथ जो है वो बदलाव बहुत जरूरी है। इसमें जो है ये सूची जो है, इसमें पहले 97 थे जब संविधान लिखा गया, फिर बाद में इसको 97 से 100 कर दिया गया। ठीक है, इसमें अब 100 चीजें शामिल हैं कि 100 चीजों पे जो है केंद्र डिसीजन ले सकती है। यहाँ जो देखें राज्य की अगर बात करें तो राज्य में पहले 66 था, बाद में इसको 61 कर दिया गया। अभी तो नाराज हो गया कि साला जो है मेरा पहले हम 66 चीज़ों पे डिसीजन ले सकते थे, अब हमें 61 चीज़ों पे। लेकिन इसको हटा करके यहाँ जो 5 माइनस हुआ है इसको हटा करके यहाँ जोड़ दिया गया। जैसे पहले ये 47 था, अब 52 हो गया है। तो 5 यहाँ से हटा के यहाँ की भाई केंद्र के पास नहीं भेजा, भाई केंद्र होगा तो राज्य को होगा कि मतलब हम छोटे हैं, हम छोटे भाई हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप हमको छीन करके आप अपना काम निकालना शुरू कर दीजिएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम जो है हम अपना नहीं करेंगे, हम ऐसा काम रखते हैं कि हम भी करें तुम भी करो, दोनों करते हैं। तो इस पर राज्य राजी हो गया कि चलिए भाई हाँ ये भी बात सही है। अब देखिए कि ये सूची क्या है, ये किन सूचियों के विषय पे बोला गया। देखिए सबसे पहले अगर आप NH रोड आपका बनेगा, नेशनल हाईवे, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को होते हुए जाता है, कई राज्य उसमें आ जाते हैं। तो जब NH बनेगा तो वो तो राज्य से बनने से रहा, वो क्या करेगा, क्योंकि NH में कई राज्य जुड़ जाते हैं, इस वजह से ये NH का काम किसको है, संघ को। अगर आपके इलाके में हवाई अड्डा बन रहा है, आपके इलाके में हवाई अड्डा बन रहा है, अब देखिए हवाई अड्डा तो एक राज्य के पर्पज से नहीं बनता है, उससे कई राज्य जो है वो लिंक होते हैं। अब कलकत्ता से भी हो सकता है कि आपके इलाके में जो है वो जहाज उतरे और आपके इलाके से कहीं और वो जहाज जाके आप अपने क्षेत्र में घूमते रहिएगा, वैसा नहीं होगा ना, आप तो बाहर निकलिएगा। तो इस वजह से क्या है कि हवाई अड्डे की बात ये, मान लीजिए कि ये 2 मैंने कर दिया तो इसका मतलब और 98 बच गया। इसी तरह के 98 चीजों के बारे में जो है वो बात की गई है। अब देखिए जो विदेशी मामले हैं, अब चीन से वार्तालाप करना है। अभी आपने देखा G20 जो है वो सम्मेलन हुआ, अब क्या कोई राज्य का मुख्यमंत्री जाएगा वहां पे सम्मेलन करने, वो तो प्रधानमंत्री ही करेंगे ना, क्योंकि वो देश की बात है। तो विदेशी मामले हो गए, ठीक है, सीमा हो गई हमारे भारत की, जो कहाँ से कौन सीमा सटता है, क्या बात है नहीं बात है, तो वो सभी क्या करेंगे। युद्ध हो गया, कहीं युद्ध छिड़ गया, अब भारत चाइना की जो अभी की स्थिति है बहुत ही खराब है, अब युद्ध छिड़ गया तो आप किससे सवाल कर रहे हैं, केंद्र से सवाल कर रहे हैं ना कि कैसे युद्ध हो गया, चाइना कैसे इधर आ गया, या हम उधर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो जो भी चीजें होंगी तो ये इसी में शामिल किया गया। अब समझ में आ रही बात कि एक्चुअली में संघ सूची होता क्या है। सूची मतलब यही चीजें, यही सब छोटी छोटी बातें उसमें बताई गई हैं कि किस पे जो है केंद्र अपनी बातें रख सकता है। अब देखिए राज्य की बात है, अब देखिए राज्य में क्या होगा, राज्य में पुलिस होगा। अब पुलिस केंद्र सरकार तो भेजेगी नहीं, केंद्र सरकार फौज भेजेगी। जैसे अगर यहाँ पे थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये 3 सेनाएं होती हैं, तो इसकी बात केंद्र करेगा। लेकिन अगर छोटी छोटी, अब जैसे बिहार पुलिस हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, मध्य प्रदेश पुलिस हुआ, तो उसमें पुलिस की जो बहाली होगी, जो भी बहाली जो राज्य स्तर पर होगी, जैसे बहाली जो भी राज्य स्तर पर होगी वो राज्य करेगा। आप पुलिस की बहाली के लिए केंद्र सरकार को तो दोषी नहीं दे सकते ना, जो भी राज्य की बहाली है। अब जैसे इसमें कोई भी अगर बहाली हो, टीचर की बहाली हो या आपके सचिवालय की बहाली हो,
तो जो भी बहाली होगी वो राज्य देखेगा, राज्य की बहाली राज्य देखेगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य केंद्र अगर आपको खोलना है, आंगनबाड़ी, ठीक है, पढ़ाई के लिए, तो वो कौन देखेगा? राज्य देखेगा ना, कि आंगनबाड़ी केंद्र सरकार खोलेगा। उसके भत्ता, उसके सभी चीज़ों किसका अधिकार होगा? राज्य सरकार का अधिकार होगा। अब गली गली में रोड बनाना है, गली वाला जो रोड बनाना है आपको, कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, ठीक है। तालाब तालाब आपके गांव में करना है, कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। तो जो भी ग्राम लेवल पे जो भी बातें होंगी वो राज्य सरकार करेगी। तो यही 66, ये जो 61 हमारी सूची है अभी, यानी कि आप 61 को याद रखिए, 66 को याद मत रखिए, ठीक है। ये घटा करके 61 की गई है। तो अभी कितनी है हमारी सूची? 61। तो हमारी 61 में ये सभी चीज़ें आएंगी ना। तो 61 का वो लिस्ट है कि भाई ये चीज़ों पे जो है वो, तो देखिए कि मैंने इसलिए बताया था ना कि अनुसूची क्या है, एक डिटेल है, सबको सब काम बांटा गया है कि ताकि जो है आपस में लड़ ना बैठे। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कि दोनों का है, जैसे शिक्षा। अब देखिए शिक्षा तो केंद्र सरकार देश के लिए सबसे जरूरी है, चाहे वो किसी भी राज्य के बारे में बात करें। जो केंद्र के लिए यानी कि पूरे देश के लिए जब शिक्षा जरूरी है, तो राज्य में भी आप शिक्षा दे सकते हैं, केंद्र लेवल पे भी शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। जैसे छोटी छोटी यूनिवर्सिटियां होती हैं, उसके बाद आप किससे मान्यता लेते हैं? यूजीसी द्वारा। वो क्या है? पूरे भारत की है। तो क्या होता है कि शिक्षा पे दोनों मिलकर के बैठ करके बात कर सकते हैं। भाई किसी तरह पढ़ ले तुम, चाहे मैं पढ़ाऊं या केंद्र पढ़ाए, लेकिन पढ़ ले। तो वो चीजें जो है जो दोनों में कॉमन है, वो चीजों पे कौन बात करेगा? समवर्ती सूची, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि जैसे कि हमारे जंगल लगने को है, वन जैसे बात कर ले, वन कौन में आता है? समवर्ती सूची में। क्यों? आप मान लीजिए कि केंद्र सरकार वन लगाया, पूरा राज्य सरकार ने उस वन को काट दिया, या राज्य सरकार कोई वन लगा रही है, एनएच बना, सब वन काट दिए गए, ऐसा नहीं चलेगा ना। वो दोनों का अधिकार है। आप भी अपने राज्य में वन जो है जंगल लगा सकते हैं, या भारत सरकार भी जंगल लगा सकती है आपके राज्य में। तो ये दोनों चीजें पे है, क्योंकि जंगल लगाएंगे तो वो क्या होगा कि वातावरण शुद्ध होगा। ये दोनों के काम में आएगा, चाहे वो भारत के नागरिक हो या फिर राज्य के एक आम जो है वो है। जब नागरिक की बात आ जाएगी तो वो तो किसी भी राज्य के निवासी भी हो सकते हैं ना, क्योंकि वो भारत के नागरिक है, तो वो किसी भी राज्य में रह सकते हैं। तो वहां पे उनको जो है वो अधिकार है, मौलिक अधिकार है उनका, शिक्षा और वन, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि जो दोनों में कॉमन हो उसको समवर्ती में रखा गया है, और जो अलग अलग है उसको जो है संसूची अपने अंदर रखी है, राज्य सरकार जो है अपने अंदर रखी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सूचियां समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये अनुसूची है, कंफ्यूजन नहीं। अनुसूची जो है ये अलग है, और अनुसूची में ये सूची की बात की गई है 7 में, ठीक है, जिसमें कि संघ, राज्य और समवर्ती की बात की गई। समझ में आएगी बात? चलिए, ये तो हो गया समवर्ती सूची की बात, ठीक है। ये मैं यहां से हटा देता हूं। अब चलिए हम 8वीं की बात करते हैं। 8वीं की बात करेंगे। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा के बारे में बात की गई है। अब देखिए हमारे भारत में जो है वो भाषाई आधार पे जो है वो हमारे राज्यों को जो है अलग किया गया था, भाषा के आधार पे। और जो पाकिस्तान अलग हुआ था वो धार्मिक आधार पर अलग किया गया था पाकिस्तान को। तो भाषाई आधार पर जो अलग किया गया था, तो हमारे भारत में जो कुल कितने, जो अगर मूल भाषा की बात करें, जो जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय 14 भाषा थी, ठीक है। उसके बाद एक भाषा को जोड़ा गया, फिर जो है 3 भाषा को जोड़ा गया, और उसके बाद जो है 4 भाषा को जोड़ा गया। अब हमारे संविधान में कितनी कुल भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं। तो मैंने अलग अलग इस वजह से लिखा ताकि जो है हम वो बात करेंगे कि कौन सी भाषा कब कब जोड़ेगी, ठीक है। अब देखिए टोटल मूल भाषा 14 है। जैसे में मूल भाषा में कौन कौन सी आ जाती है? जैसे हिंदी आ गई, बंगाली आ गई, कश्मीरी आ गई, ठीक है। ये सभी मूल भाषाएं हैं जो कि उस समय भी थी, जो जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय ये 14 भाषाओं का जिक्र
किया गया है। संस्कृत हो गई, याद कीजिएगा, अगर भाषा बोले कि अंग्रेजी क्या भाषा हमारे 22 भाषाओं में है, तो नहीं है। भोजपुरी है, नहीं है। हरियाणवी है, नहीं है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि इंग्लिश अंग्रेजी तो मतलब आज का सीबीएसई के स्टूडेंट हो या कहीं भी हो, इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है, फिर भी ये हमारे 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। भोजपुरी जो कि बिहार और यूपी के काफ़ी इलाकों में जो है, मध्य प्रदेश में भी ये चीज़ें जो है बोली जाती है, लेकिन इसे इंक्लूड नहीं किया गया है। हरियाणवी जो है हमारे हरियाणा हो, पंजाब का कुछ एरिया हो, या फिर आपका दिल्ली हो, ये सभी में हरियाणवी बोली जाती है, फिर भी इसको जो है इस 22 भाषाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इंग्लिश को जो है वो 22 भाषाओं में रखा गया है, तो बिल्कुल नहीं रखा गया। समझ में आ गई बात। मूल भाषाओं में 1 2 3 4 इसी तरह करके 10 और भाषाएं हैं जो कि मूल है, वो आप बुक से देख लीजिएगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए कि ये जो भाषाएं हैं, ये भाषा जो एक बाद में 14 के बाद एक जोड़ा गया, समय के साथ मैंने कहा था कि लोग चेंज जो है वो होते हैं, इसमें जोड़ा गया सिंधी को। कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया? सिंध भाषा को। कब जोड़ा गया? तो 21वां 21 जो संविधान संशोधन हुआ था, 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उस समय जो है इसे जोड़ा गया। ये संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1967 में। ठीक है, 1967 में ये संविधान संशोधन हुआ था। समझ कि मैं आगे बात। तो सीधा 47 के बाद, जब संविधान मान लीजिए कि 50 के बाद सीधा कब जोड़ा गया? 67 में, सीधा 17 साल बाद। अब देखिए कि इसके बाद फिर 3 भाषाओं की आवश्यकता पड़ी। काफ़ी लोगों की मतलब बोलचाल में ज़्यादा यूज होने लगी, इस वजह से फिर तीसरी बारी से 3 भाषाओं को जोड़ा गया। एक साथ 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो वो कौन कौन थी? कोंकणी, मणिपुरी और एक जो है विदेशी भाषा नेपाली। ये 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया। ठीक है, अब ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? अब देखिए यहाँ पे 7 है ना, 21वां में जो है वो 1967 में हुआ था, तो इसी 7 को यहाँ उठा के लेते हैं। ये 7 71वां संविधान संशोधन। समझ में आ गई बात कि कब जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन में। और यह संशोधन कब हुआ था? तो 1992। ठीक है, 1992 में यह संविधान संशोधन हुआ था। तो 1992 के 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, तो ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब चलिए, अब यहाँ पे फिर जरूरत पड़ा तो फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अब देखिए 92 है, तो सीधा यहाँ लेते हैं 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। कब हुआ था 92 वाला संविधान संशोधन? तो 2003 में। अब देखिए कि कौन कौन भाषा को जोड़ा गया। तो इसमें जो भाषाएं थी वो बोडो, अब देखो डो है तो डोगरी, संथाली, ठीक है, बोडो, डोगरी, संथाली, और एक जो हमारे बिहार की भाषा है मैथिली। अब देखिए डोगरी, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, संथाली, मैथिली। देखिए दोनों जो है एक जैसा जो है वो आवाज करता है, जैसे बोडो तो डोगरी, संथाली तो मैथिली। ठीक है, तो ये समझ में आ गई ना कि याद कैसे करना है। पहले 14 थी, फिर बाद में 1 जोड़ा गया, फिर बाद में 3 जोड़ा गया, फिर बाद में जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो है सिंधी भाषा को जो है वो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगर ऐसे आ जाए, या मैथिली को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, या वो कौन सा संविधान कब हुआ था, तो 2003 में हुआ। तो इस टाइप से जो है ये आप याद कर सकते हैं।
टोटल हमारी भाषा कितनी है? टोटल 22 भाषा है, टोटल 22 लैंग्वेज है हमारे। ठीक है, ये इसमें याद रखिएगा कि इंग्लिश नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, ये भी पूछ सकता है। आपका भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, और भी कई भाषा हैं जो कि नहीं है। हरियाणा की भाषा जो है वो नहीं है। तो ये सभी भाषाएं जो है वो नहीं है। कौन कौन सी भाषा है? तो 22 भाषा में। ये मूल वाला तो बहुत कम पूछेगा, लेकिन ये संविधान संशोधन वाली भाषा जो है वो आपको याद रखनी होगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लिया आपने? चलिए, अब ये 8 तक जो मैंने 1 से 8 पढ़ाया, ये मूल संविधान में पढ़ाया, मतलब मूल संविधान में ये चीजें दी गई थी। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा है ना, मैंने जैसे मैंने एक एक करके बात की ना, तो ठीक जो है इसी तरह अब ये जो 8 के बाद 1 जोड़ा गया, यानी कि 9वीं जो अनुसूची आएगी वो 1 जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची ये कब जोड़ा गया था बाद में, वो भी मैं बात करूंगी। चलिए ठीक है, एकदम आसान है याद करना। जब बुक लेके आप बैठेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, याद करने का 2-3 तरीका है, मैं बता देता हूँ। पहला तो आप उसे अपनी ट्रिक के हिसाब से याद करें, ठीक है। दूसरी बात कि सोर्स अलग अलग सोर्सों से पढ़ें। अगर आपको हिस्ट्री याद नहीं होती तो क्या करें, अलग अलग सोर्स पढ़ें। सोर्स का मतलब यहाँ आता है कि विभिन्न प्रकार की जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उससे पढ़ें। जैसे मैं अगर खुद अपनी बात करूं तो हिस्ट्री के लिए या पॉलिटी के लिए, कोई पॉलिटी तो सब में सेम होती है, फिर भी हिस्ट्री की बात करूं तो मैं लुसेंट मेरे पास है, क्राउन मेरे पास है, आपका ये अहिर की बुक जो है स्पेक्ट्रम वो मेरे पास है। यहाँ पे देखें तो प्रारंभिक के लिए जो है वो राम शर्मा की बुक है। तो जितनी भी बुक मतलब कि है दृष्टि की हिस्ट्री की बुक है, तो मैं बहुत सारे सोर्स का जो है एक ही चीज़ों जो है अलग अलग सोर्स से पढ़ता हूँ। तो क्या होता है कि लिंक होने लगता है, जो चीज़ें उसमें छूट गई थी या मैंने इससे यहाँ से डिटेल वो ले ली, तो क्या होता है याद हो जाता है, वो पिक्चराइज होना शुरू हो जाता है कि कब जो है क्या हुआ। तो सोर्स अलग अलग सोर्सों से पढ़ेंगे। अगर आप बीपीएससी यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग अलग सोर्सों से पढ़ें, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अनुसूची वो बीपीएससी यूपीएससी में भी पूछा जाता है, ये किसी भी रेलवे में भी, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए जो है, बैंकिंग के लिए, जितने भी एग्जाम है, अभी जो सीजीएल होने वाला है, ठीक है, और अभी जो 68 जो है बीपीएससी होने वाली है, सभी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहाँ से पूछेगा पॉलिटी में, या तो भाग से पूछेगा, या तो अनुच्छेद से पूछेगा, या फिर संविधान संशोधन, या फिर अनुसूची। ये 4 ही चीजें हैं ना, और है क्या, और तो कुछ है नहीं पॉलिटी में। तो मैं जो है सभी चीज़ों को बताते जा रहा हूँ, सभी के लिए स्पेशल वीडियो भी बना रहा हूँ। अनुसूची के लिए मैंने अलग बनाया, भाग और अनुच्छेद के लिए मैंने अलग बनाया। तो सभी चीज़ों के बारे में हम जो है बात कर रहे हैं। देखिए, 9वीं अनुसूची हमने 8 पढ़ी, 8 ये खत्म हो गई। अब एक जो ये जोड़ा गया, इसके विषय पे हम लोग बात करें, ठीक है। अब देखिए, 9वीं अनुसूची जो है ये इंपॉर्टेंट बस इसलिए है क्योंकि ये भारत का पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या है कि समय के साथ अगर संविधान में कुछ बदलाव किए जाते हैं उसको संशोधन किया जाता है, कहा जाता है। तो ये पहला संविधान संशोधन जो है वो किया गया। इसकी वजह ये थी कि जो है ये जो 9वीं जो अनुसूची है ये भूमि के विषय पे है, ठीक है। इसको भूमि सुधार। अब कोई जो जमींदार था 1947 से पहले, वो काफ़ी ज़मीनें लेकर रखा हुआ था, और कोई गरीब था तो उसके पास कहीं रहने के लिए भी ज़मीन नहीं है। इस वजह से ये सुधार लाया गया कि जो है सब लोगों को ये इतनी इतनी कम से कम, अगर आपके नाम पे इससे ज़्यादा ज़मीन है तो वो क्या होगी, वो सरकार के पास चली जाएगी, और वही सरकार जो है लोगों में वितरित कर देगा। तो यही था मेन जो 9वीं अनुसूची थी, यही भूमि सुधार के विषय पे ये की गई थी। किसको कितने, सबके पास आजकल पर्चा होता है, सबके पास नक्शा होता है, यही वजह थी
इसी के कारण, 9वीं अनुसूची के कारण। ठीक है, आप लोग जो रसीद कटाते हैं वो टैक्स होता है भारत सरकार के लिए या राज्य सरकार को, तो यही है भूमि सुधार। बस इतना आप जान लें कि 9वीं अनुसूची जो है पहली बार संशोधन किया गया हमारे संविधान में, और उस संशोधन के अनुसार जो है भूमि सुधार 9वीं अनुसूची को नाम दिया गया। ठीक है, अब 10वीं की बात करते हैं। 10वीं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 9वीं हमने देख लिया, भूमि सुधार। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं क्योंकि 10वीं अनुसूची जो है, खैर लिखते हैं दल बदल कानून लाया गया। अब देखिए इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है। खैर मैं पहले बता दूं कि ये 52 जो संविधान संशोधन हुए उसी के तहत 1985 में ये संशोधन हुआ था। और उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थे वो राजीव गांधी थे। ये चीजें आप लोग याद कर लीजिए। हम दल बदल कानून के बारे में आज जो है थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आज सबके मन में ये संदेह है कि जो है दल बदल कानून जब है तो जो है सरकारें कैसे जो है एक दल से दूसरे दल में हो रही है परिवर्तित। पार्टी के कोई भी नेता जो है आज की जो स्थिति का है, तो पार्टी का कोई भी नेता किसी में शामिल हो जाता है, फिर भी दल बदल कानून जो है उस पर नहीं लग पाता। तो ये कानून है क्या चीज कि जो है दल बदल कानून जो है किसी ना ही विधायक पे लग रहा है ना संसद पे लग रहा है, और सरकारें चेंज हो जा रही हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 2 गुटों में बट गई सरकार। ठीक है, एमपी की बात करें तो धड़ल्ले से जो है वो खरीदारी हो रही है विधायक की और इसकी, फिर भी दल बदल कानून काम नहीं कर रहा है। क्या रीजन है? तो ये चीजों को हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए कि दल बदल कानून जो है वो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लाया गया। तो सबसे पहले बात करें तो 1967 की बात है, 1967 की बात है, 1967 की बात है। हरियाणा में जो है एक विधायक जी जो है वो चुनाव जीतते हैं। उनका नाम है गयालाल। गयालाल जी जो है वो चुनाव जीतते हैं कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, गयालाल जी जब चुनाव जीतते हैं तो एक पार्टी के थे ये, मान लेते हैं कि ये पार्टी जो है वो एक्स पार्टी के चुनाव चिन्ह से जो है ये हरियाणा में चुनाव जीत गया। उसके बाद जो है ये वाई पार्टी बदल ली है। उसके बाद फिर जो है इन्होंने फिर जेड पार्टी को अपना लिया, यानी कि ये एक ही दिन में बदलाव था। ये एक ही दिन में 3 पार्टी चेंज की। कौन? हरियाणा के विधायक एक थे गयालाल। ये गयालाल ने हरियाणा में चुनाव जीता था विधायक के तौर पे, और उन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल ली। अरे ये पार्टी सही नहीं है, ना 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 ना, चलो दूसरी पार्टी देखते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये भी मजा नहीं दिया, तीसरी चलो देखते हैं। इन्होंने 3 पार्टियां एक दिन में बदली। उसी समय से 1967 से ही एक कहावत प्रचलित हुआ जिसका कि नाम था आयाराम और गयाराम। ये एक कहावत है। ये कहावत कब शुरू होती है? 1967 में। इन्हीं के लिए ये कहावत दिया गया है। गयालाल उनका नाम था, इस वजह से आयाराम और गयाराम ये कहावत प्रचलित होती है, और काफी पूरे भारत में ये कहावत फेमस है आज भी। तो जब दल आप बदलते हैं ना बार बार, या कोई भी चीज अपने जो बातें की होती हैं फ्रेंड से या घर में, तो बार बार उस बात पे खरा नहीं उतरते, किसी वजह से वो बात बार बार चेंज करते हैं, तो आदमी लोग कहता है कि ये जो है ना आयाराम गयाराम वाला सिस्टम है। यहाँ पे आता है, कुछ बोल जाता है, कुछ नहीं कर। तब जो है 1985 में जो है इसमें एक कानून लाया गया, वो था दल बदल का, ताकि जो है लोग जिस पार्टी से चुनाव जीते वो बदली ना करें, किसी और पार्टी में ना जा सके। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल होगा कि जो है कांग्रेस के मान लीजिए कि जो है नेता चुनाव जीतते हैं फिर भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, या बीजेपी के नेता अगर चुनाव जीतते हैं बीजेपी के चिन्ह से,
और वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है जबकि ये कानून दल बदल लाया गया? बताते हैं। दल बदल कानून में क्या बात की? पहला पॉइंट कि अगर आप व्यक्तिगत अपनी स्वेच्छा से अगर पार्टी से अलग होते हैं तो आप में दल बदल कानून क्या होगा? दल बदलू आप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दल बदलू। अगर आप किसी पार्टी से चुनाव जीतते हैं उसके चिन्ह से, अगर फिर भी आप उस पार्टी को मतलब उस पार्टी से हट जाते हैं तो आप में दल बदल कानून जो है वो लागू हो जाएगा। आप सबका जवाब मिलेगा कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, सबका जवाब मिलेगा। सेकेंड, अगर आप जिस पार्टी से जीते हैं उसके नियम कानून, कुछ ना कुछ पार्टी की अपनी नियम कानून होती है, जैसे कि आपको सांसद में जो है वोटिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप नियम को भंग कर रहे हैं। सेकेंड, कि अगर आप पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आप जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी के जो है बुराई करना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ? वो नियम हुआ ना, वो नियम का उल्लंघन हुआ कि आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। भाई मेरे चुनाव चिन्ह से तो आप जीते हैं, फिर भी जो है आप मेरी पार्टी का बुराई कर रहे हैं। ये भी क्या हुआ? ये भी दल बदल कानून में आया, यानी कि इसे भी क्या कहा जाएगा? दल बदलू कहा जाएगा। ठीक है, पार्टी आपको वो जो है निरस्त कर देगी, यानी कि वहां से फिर से वोटिंग होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब देखिए कब नहीं लगेगा दल बदल कानून, मैं बात करूंगा। इसमें एक और बदलाव हुए हैं, सबके बारे में पहले वीडियो पूरी देखिए आप और समझने की कोशिश कीजिए। 1/3 भाग पार्टी का जो नेता है, जहां से वो विधायक हैं, 1/3 भाग उस पार्टी का जो विधायक या सांसद हैं, MLA या MP जो है, करो 1/3 जो पार्टी को छोड़ देते हैं तो उस पर जो है दल बदल कानून क्या होगा? नहीं लगेगा। 1/3 भाग अगर छोड़ देते हैं तो, या फिर 2/3 भाग पार्टी के लोग छोड़ के चले जाते हैं, पार्टी को 2/3 भाग छोड़ के चले जाते हैं, तो दल बदल कानून जो है वो नहीं लगेगा। अब देखिए 100% लोग छोड़ के चले जाते हैं तो भी जो है वो दल बदल कानून जो नहीं लगेगा। किसी पार्टी में 100% लोग किसी पार्टी में विलय हो जाते हैं तो क्या होगा? दल बदल कानून नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? आई? आपका आंसर मैं दे रहा हूं। अब देखिए कि आप ये देखा, फिर जो है 2003 में दल बदल कानून में एक संशोधन किया गया। क्या संशोधन था वो? हाँ, इसमें और एक बात की गई कि जो निर्णय होगा जो, अच्छा दल बदल कानून का जो कैसे पता चलेगा, कौन निर्णय लेगा कि जो है इस पे दल बदल कानून लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो ये सांसद हो गया केंद्र में, या फिर राज्य में जो है विधानसभा या विधान परिषद। ठीक है, तो उसमें जो है कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है या सभापति हैं, तो वहां पे वही निर्णय ले सकते हैं। उनका निर्णय जो होगा क्या होगा? अंतिम होगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए ये जब कानून आया तो इससे 2-3 चीजें निकल के सामने आई कि एक व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अलग होता है तो दल बदल लग जाता है, और वहीं पे 1/3 व्यक्ति अलग होता है तो उसे दल बदल नहीं लगता है। तो लोगों ने कहा कि हम करें तो गलत और बाकी सब करें तो वो सही। तब जो है 2003 में जो है, और जब ये सांसद और यहाँ की जो बात हो रही है, इसमें क्या हुआ कि इसमें ये हुआ कि जो अब जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे तो वो तो उसी पार्टी के होंगे जो पूर्ण बहुमत लगभग तय है। तो जब वो सरकार में है तो उन्हीं का सांसद होगा, उन्हीं के अध्यक्ष होंगे, उन्हीं के उपाध्यक्ष होंगे। वो क्या हुआ कि उन्हीं के फेवर में ज़्यादातर जो है वो चीज़ें जाने लगी। ठीक है, इस वजह से जो है केस चला
कि केस हुआ था कि जो है सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए ये तो गलत हो रहा है, ये आपने देख लिया ना, ये समझ लिया, ठीक है। तो केस हुआ कि जो है ये तो गलत बात है ना, उस तो पार्टी के फेवर में ही चला जा रहा है। तो वहां पे 2003 में एक संशोधन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें संशोधन की जरूरत है और सांसद ने संशोधन किया। तब जाकर के इसमें क्या हुआ कि देखो जो 1/3 वाली बात थी उसको हटा दिया गया। जो अंतिम फैसला जो सांसद या फिर हमारे राज्य में जो भी लिया जाएगा उस फैसले को भी हटा दिया गया। उसमें फैसला तो लेगा वही, लेकिन अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं उस चीज को। उस समय ये नहीं था कि आप जो है वो चैलेंज कीजिएगा। उस समय क्या था कि जो निर्णय हो गया वो यही हो गया, यही संसद में ही फिनिश। लेकिन अब क्या है कि अगर आप जो है वो संसद में या फिर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसका आपका उत्तर देते हैं कि जो है फिर भी कैसे चेंज हो रहा है। मैंने क्या बोला कि 2/3 लोग यानी कि लगभग 70% लोग जो है अगर वो पार्टी छोड़ रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दिया होगा कि जो है अगर 100 में से 70 विधायक को होटल बुलाया जाता है और खातिरदारी की जाती है। अभी आपने कहीं सुना होगा कि बस रिजर्व है, बस में लोग यहाँ के विधायक जो है वो जा रहे हैं, ये जा रहा है वो जा रहा है। तो ये जो सभी होती है ना वो उस पार्टी का 70% लगभग होता है और वो सभी को खरीदना पड़ता है। अब आप एक को या फिर आप 50 लोगों को नहीं खरीद सकते, आपको 70% विधायक को खरीदना होगा। और यही लोग कर रहे हैं कि टोटल आधे से अधिक विधायक को जो है खरीद लिया जा रहा है, तब जो है ये बदल रहे हैं दूसरी पार्टी में। इसलिए वहां की सरकार तुरंत गिर जाती है क्योंकि 70% विधायक जो खरीदे जा सकते हैं, खरीदे जाते हैं विधायक को ये सांसद। समझ में आ रही बात ना। यही वजह है कि या फिर पूरे अभी महाराष्ट्र की बात करें, अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ कि एक पार्टी थी शिवसेना। अब देखिए उसमें से एक राज ठाकरे वाली पार्टी जो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी अलग हो गई और एक शिंदे वाली पार्टी अलग हो गई। इसकी वजह क्या थी कि लगभग 55 विधायक थे उनके, उसमें से 39 विधायकों ने बगावत कर दिया और वो सिंधे की पार्टी में मिल गए। मतलब सिंधे जो थे वो बगावत करता था। अब उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना की पार्टी थी वो दो टुकड़ों में बट गई, यानी कि 39 विधायक इधर चले गए और बाकी के विधायक उद्धव में। इस वजह से अभी देखिएगा कि जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें जो है उनमें 39 विधायक हैं। तो ये क्या हुआ 70% से ज़्यादा लोग जो है वो टूट गए। इस वजह से जो है अलग पार्टी का निर्माण उन्होंने कर दिया। इस वजह से उनमें दल बदल कानून नहीं लगा। जब 70% से अधिक लोग जब जा रहे हैं तो दल बदल कानून नहीं लगता, या 100 से अधिक 100% जा रहे हैं तो दल बदल कानून नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात। इसलिए आपने जो न्यूज़ देखा होगा बार बार खरीद फरोशी जो अभी जो न्यूज़ में बराबर आ रही है या विपक्ष के द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है, इसकी वजह यही है कि सभी विधायक को वो लोग खरीद लेते हैं। जो नहीं बिकते वो नहीं बिकते, लेकिन बाकी सब बिक जाते हैं। इस वजह से जो है ये कानून है। समझ में आ गई बात। या फिर स्वेच्छा से भी, ऐसा नहीं कि वो खरीद बिक्री हो रहा है। हो सकता है कि उस पार्टी से वो नाखुश हो, उस पार्टी के जो है नियमावली से नाखुश हो। ऐसा नहीं कि सब पैसे से ही हो रहा है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो सरकार ठीक से, मान लीजिए कि मैं जीता, मैं ईमानदार हूँ या मेरे साथ जो है 70 लोग ईमानदार हैं 100 में से, उन्होंने कहा कि ये जो काम कर रहे हैं ये सरकार भले ही किसी पार्टी को हो वो ठीक नहीं है, तो हम स्वेच्छा से किसी और में भी जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह पैसे की बात हो, वे स्वेच्छा भी होती है, लेकिन ज़्यादातर तो आप जान रहे हैं पैसे की ही बात होती है। 10वां हो गया, 10वां समझ में आ गया दल बदल कानून क्या है, कब संशोधन किया गया, 2003 में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया कि 1/3 नहीं, अब 2/3 या 100, या तो पूरी पार्टी बिखर जाए या फिर कम से कम 70% लोग जो है आपकी पार्टी छोड़ दें, तो वो जो है उस समय जो है दल बदल कानून नहीं लगेगा, बाकी सभी चीज़ों में लगेगा। आगे बात समझ में। अब देखिए 11वां जो है वो क्या बोलता है। 11वां संविधान संशोधन मैंने बताया कि क्या है 52 में। अब देखिए पंचायत, मैंने बोला ना कि एक हमने यहाँ पे 9वां अनुसूची जोड़ी थी, यहाँ पे 10वीं अनुसूची जोड़ी थी, यहाँ पे जो है यहाँ पे 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी। तो हमारे अभी टोटल अनुसूचियाँ कितनी है 12। अब देखिए 11 और 12 जोड़ी गई,
पंचायत, ये पंचायत वाला जोड़ा गया हिस्सा। अब देखिए कि दिक्कत क्या होती थी कि केंद्र जो है या फिर राज्य सरकार जो है लोगों तक डायरेक्ट नहीं जुड़ पाती थी, तो प्रॉब्लम आने लगी कि कोई भी चीज ना, यहाँ की कोई भी चीजें उनको पता चलती थी कि यहाँ पे किस चीज का कमी है, क्या चीजें की जरूरत है हमारे नीचे तबके के लोगों को, यानी कि ग्रामीण इलाकों में, तो ये पता नहीं चल पाता था ऊपर की सरकार को। तो उन्होंने ये पंचायत लाई, और जो है शहर में क्या लाई, नगर पालिका। ये दो चीजों लाई ताकि जो है कोई भी जो सरकार हो वो एकदम नीचे से नीचे वर्गों तक जो है वो जुड़ जाए। तो पंचायत में आपने देखा होगा कि मुखिया होता है, या वहाँ का कोई पंचायत लेवल पे भी काफी ज्यादा चुनाव होती हैं, तो वो चुनाव के कारण जो है ये और यहाँ पे नगर पालिका में देखा होगा आपने कि नगर परिषद होता है, ठीक है, नगर पार्षद होता है, परिषद नगर पार्षद होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये लोगों के साथ जुड़ने के लिए ये दो सोची जो है बाद में जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया, 74वें संविधान, ये 73वां में जोड़ा गया और ये 74वां में, 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। 7-10 साल, मतलब इस साल ये जोड़ा गया, उस साल बना था दोनों साथ में ही, लेकिन एक एक करके जोड़ा गया, लेकिन ये दोनों जो है 1992 में जोड़ा गया, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 में जोड़ा गया। इसमें जो है वही सब चीजें, मतलब बोला ना मैंने कि वो सरकार के सबसे निम्न वर्ग को तक पहुंचने के लिए ये दो चीजें जोड़ी गई कि जो है, जैसे अब मान लीजिए कि इस पंचायत में क्या क्या होता है, पशुपालन होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें जो है टोटल अगर बात करें तो सबको अलग अलग विभाग दिया गया। अगर पंचायत में बात करें तो पंचायत में टोटल जो है 29 जो है वो अनुसूची, मतलब सूची रखी गई। जैसे मैंने कहा था ना कि संघ सूची में इतने विषय हैं, 100 विषय हैं, उसी तरह राज्य सूची में है 61 विषय है। उसी तरह जो है पंचायत में, पंचायत को दी गई तुम्हारे पास 29 रहेगा, और जो है नगर पालिका लोगों के पास 18 सूची रहेगी, ठीक है। अब देखिए जैसे अब ये 29 सूची जो दिया गया है ये क्या है। अब देखिए पंचायत लेवल पर क्या होता है, पशुपालन होता है, यही सूची है, पूछ देता है कि पंचायत में जो है वो कितनी सूची को रखा गया है, ठीक है। या फिर पूछ देगा कि पशुपालन किस सूची में है। ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि पंचायत में कितनी सूची को रखा गया है, ठीक है, या फिर ये कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो 29 सूची क्या है, वो पंचायत की है, और 18 सूची क्या है, वो नगर पालिका की है, ठीक है। समझ में आ गई बात। आप सूची में मैंने बता दिया, जैसे कि पशुपालन हो गया, या मछली पालन आपको करना है, मछली पालन करना है, या कृषि है, ठीक है। ये सभी चीजें जो है ग्रामीण इलाके पे होती है। अब देखिए नगर पालिका इलाके पे क्या होगा कि वहां पे अगर कोई पार्क है, नगर, अब शहर में पार्क देखते हैं ना, म्यूजियम है, उसकी जो टिकट कलेक्शन करती है कौन करती है, नगर पालिका करती है। आपके गांव की स्वच्छ, आपको जो है गली मोहल्ला स्वच्छ कौन रखती है, नगर पालिका रखती है, ठीक है। गली कुची में रोड कौन बनाता है, नगर पालिका बनाती है। तो नगर पालिका के एरिया में जितना चीज आएगा वो नगर पालिका देखेगी, और जो है पंचायत के लेवल में जो आएगा वो पंचायत देखेगी। जैसे पशुपालन हो गया, तालाब खोदना है, पोखर खोदना है, तो ये सब पंचायत का काम है, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा इसकी रकम जो है होती है, अभी आपने सुना भी होगा कि लगभग मेरे ख्याल से 90,000 करोड़ के आसपास जो है दिल्ली के नगर पंचायत का जो है वो शायद दूसरा या तीसरा नंबर पे है। वो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो बम्बई जो नगर पंचायत है उसका सबसे ज़्यादा जो है वो बजट जो है सबसे ज़्यादा होता है। सोचिए कई 100 करोड़ में इसका बजट होता है नगर पालिका का, ठीक है। तो अभी नगर पालिका का जो है वो चुनाव भी हुआ है दिल्ली में, जो कि आप आम आदमी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत ला करके जो है वहाँ पे मेयर होता है ना, नगर पालिका में क्या होता है, मेयर होता है। समझ में आ गई बात ना। तो ये चीजें होती हैं। तो ये आपने समझ लिया, 12 के 12 अनुसूची हम लोगों ने समझी, 1 से लेकर के 12 तक, ठीक है। तो ये चीजें जो है
हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो में इतना है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।